भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है कि वो एक समुदाय को निशाने पर रखती है। पूरे देश में 14% के लगभग मुसलमान हैं। एक भी सांसद लोकसभा का टिकट एक भी नहीं देना। हम कहीं से 1% भी हिंदू विरोधी हो सकते हैं। क्यों होंगे? हम खुद हिंदू नहीं हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा एक बात। ट्विटर पे दूसरी बात, वो आपने वो गन वाली देखी होगी तस्वीर, तो वो क्या उसे आप ठीक समझते हैं? तो आप मंदिर क्यों नहीं जाते हैं? नेताजी को मुल्ला मुलायम कहा जाता था। उसके बाद अखिलेश यादव को लेकर ये सवाल उठाया गया कि आप मंदिर नहीं जाते। ये हिंदुत्व की राजनीति कितनी आसान है। ना रोजगार देना है, नौकरियों की बात नहीं करनी है, फैक्ट्री लगाने की बात नहीं करनी है, आपको हाथ में त्रिशूल रखना है, गले में रुद्राक्ष पहनना है, गंगा में डुबकी लगानी है। तो ये करने में आप लोगों को क्या दिक्कत है? नाटक की राजनीति हम नहीं करना चाहते। तो फिर आप हारे। बंगाल का चुनाव परिणाम आया, उसके अगले दिन अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया जिसमें हनुमान चालीसा की कुछ पंक्तियां डाली हुई थी। अगर 80-20 हो जाता है यूपी में 2027 के चुनाव में, पी से पिछड़ा है या पी से पंडित है? 85% लोग मीडिया से बाहर हैं। कितने आदिवासी एंकर हैं, कितने दलित एंकर हैं? अगर भारत को धार्मिक कट्टरता के रास्ते पे ले जाया जाएगा तो भारत भी बर्बादी की तरफ जाएगा। हमारा संविधान मनुस्मृति पर आधारित होना चाहिए। नए कपड़े पहनने पर हत्या कर दी जाती है। तू दलित है, नए कपड़े कैसे पहन सकता है? तो यही तो मनुस्मृति है। तो फिर वो यादव हिंदू नहीं है, फिर वहाँ ब्राह्मण हिंदू राम के अस्तित्व को नकारते हैं। मैं रामायण की 4 घटनाओं से असहमत हूँ। तो कौन से राम? वाल्मीकि के राम, के तुलसी के राम, के कंबन के राम, के शंभू के राम, के पेरियार के राम। लेकिन आपके ऊपर लोग सवाल इसलिए उठाते हैं ना कि आप पैगंबर की तारीफ कर देते हैं। कि मैं बुर्का का विरोधी हूँ, मैं हलाला का विरोधी हूँ, मैं 3 तलाक जो एक बार कह दिया तलाक तलाक तलाक, मैं इसको विरोधी हूँ। वो भी लोग ट्रोल करेंगे कि आप पार्टी लाइन से अलग हट के बोलते थे, आपने समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाया। अच्छा, एसआईआर से पहले आप लोग ईवीएम को भी दोष देते थे कि चुनाव के समय पे एसआईआर नहीं होना चाहिए। जब बिहार के चुनाव सिर पे थे तब तो बिहार में एसआईआर करा दिया। तो बीजेपी के समर्थक जो लोग हैं वो कहते हैं कि तो फिर आप पंजाब कैसे जीतते हैं, तो फिर आप झारखंड कैसे जीतते हैं, तो महाराष्ट्र कैसे जीतते हैं? ब्रजभूषण सिंह के स्वर बदले हुए लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी में आ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर के लगभग 100 नेता आपके पास 100 समाजवादी पार्टी में आने को तैयार बैठे हैं कि योगी जी 10,000 गाय रोजाना कटवा रहे हैं। बीजेपी क्या फंसी हुई है क्या कि योगी आदित्यनाथ को हम हटा नहीं सकते, योगी आदित्यनाथ मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम उनसे संपर्क में नहीं है, आप कह रहे हैं कि बातचीत ही नहीं करे आपस में? नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। टू द पॉइंट बात करूंगी समाजवादी पार्टी के सबसे मुखर, सबसे बेबाक प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी से, जो जब टीवी पे सामने आ जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो मुरझा जाते हैं कि आज राजकुमार भाटी क्या ऐसा कह देने वाले हैं जिससे कि उन्हें जवाब देते नहीं सूझेगा। सर, बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। धन्यवाद। पश्चिम बंगाल का चुनाव परिणाम और सीधे उसका असर यूपी में। हम जैसे लोग जो चुनावी राजनीति में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, जैसे ही चुनाव परिणाम आता है तो हमारे जहन में ख्याल आता है कि अब यूपी का क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, आप समाजवादी पार्टी के हिस्सा है और महत्वपूर्ण चेहरा है। आपने उस परिणाम को देखने के बाद क्या सोचा? पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम के बाद हमारी मेहनत थोड़ा और बढ़ जाएगी, हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी, हमें और ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में हम समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है और देखिए, हर प्रदेश के मुद्दे अलग होते हैं, हर प्रदेश का माहौल अलग होता है। एक प्रदेश के चुनाव परिणाम को दूसरे प्रदेश पे लागू नहीं कर सकते। और अगर पूरे भारत के चुनावों का इतिहास आप देखेंगे तो इस बात के प्रमाण आपको मिल जाएंगे कि एक चुनाव में कुछ रिजल्ट होता है और दूसरे चुनाव में बिल्कुल उसके उलट रिजल्ट हो जाता है। ये सच भी है। तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के हारने से थोड़ी निराशा कार्यकर्ताओं में आई है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को थोड़ा मनोबल बढ़ा है। जैसे राजनीति में एक शब्द का इस्तेमाल होता है, मनोवैज्ञानिक बढ़त, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता और जो यूपी के रहने वाले हैं उनमें ज़्यादा होगी। और आपने कहा कि कार्यकर्ता निराश हैं, तो ये निराशा ख़त्म हो जाए उसके लिए अखिलेश यादव, आपके टीम के सबसे मजबूत चेहरे, या आप लोगों की तरफ से क्या ऐसा किया जा रहा है जिससे कि आने वाले 6 महीने में बहुत कुछ बदल जाना है? देखिए, अब मई चल रही है और उत्तर प्रदेश में चुनाव फरवरी मार्च में होंगे। हाँ, 2027 में अभी समय है, तो काफ़ी समय है। महीने 2 महीने में माहौल बदल जाता है। एक घटना से सारा परिदृश्य बदल जाता है, लोगों की सोच बदल जाती है। तो समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी लगातार मुद्दों को उठा रहे हैं
और आम आदमी के बीच जितना अखिलेश यादव जी जाते हैं और आम लोगों से मिलते हैं, पार्टी कार्यालय पर रोजाना जितने लोगों से मिलते हैं और जितने दौरे करते हैं, मैं समझता हूँ इस देश में दूसरा नेता कोई नहीं करता होगा। सर, मैं ये सवाल इसलिए बहुत ज़ोर देकर पूछ रही हूँ क्योंकि ममता बनर्जी की राजनीति जो हम बीते कुछ दशकों से देख रहे हैं, केंद्र की पॉलिटिक्स उनकी छोड़कर अगर मैं सिर्फ बंगाल तक उनको सीमित करके देखूँ तो उनके बारे में जो एक शब्दावली है, एक जो स्ट्रॉन्ग लाइन कही जाती है कि वो स्ट्रीट फाइटर हैं। मतलब किसी भी मुद्दे पर सबसे ज़्यादा बेबाक हो जाना, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, अखिलेश यादव हों, राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, मतलब जितने भी विपक्षी चेहरे हों, उन सबसे ज़्यादा अग्रेसिव होकर वो मुद्दों को उठाती हैं। आपने देश के सुप्रीम अदालत में उन्हें देखा, दिल्ली की सड़कों पर देखा, या पश्चिम बंगाल की सड़कों पर हमने हर बार देखा। वैसी चेहरा, मजबूत चेहरा, लड़ाकू चेहरा, एक एकला चलो की राह पर चलने वाली अगर राजनेता हार जाती हैं बीजेपी से, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे समीकरण काम कर रहे होंगे। वो समीकरण आपकी नज़र में क्या क्या है? निसंदेह ममता बनर्जी बहुत शानदार नेता हैं और प्रबुद्ध हैं, शिक्षित हैं, संघर्षशील हैं और जनवादी हैं। जनता के साथ उन्होंने संघर्ष किया, उनका पूरा जीवन संघर्ष का प्रतीक है। लेकिन 15 वर्ष के शासन की एंटी इनकम्बेंसी भी तो है। शासन कितना ही बेहतर हो, शासक कितना ही अच्छा हो, फिर भी थोड़ी बहुत नाराज़गी लोगों में हो ही जाती है। किसी न किसी मुद्दे को लेकर थोड़ी बहुत नाराज़गी होती रहती है। तो उसमें एक ये भी रोल है कि कुछ लोग नाराज़ शासन से हुए होंगे, तो वो एंटी इनकम्बेंसी अगर उत्तर प्रदेश में झेलेगी तो भारतीय जनता पार्टी झेलेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी 10 साल हो गए। 10 साल हो गए और योगी आदित्यनाथ जी ने तो लोगों को बहुत निराश किया। सर, अब मैं खुलकर उस पॉइंट पे बात करती हूँ जिसको लेकर चर्चा अब होनी चाहिए और विपक्षी पार्टियों को इस मुद्दे पे फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। वो है हिंदुत्व का एजेंडा। हिंदुत्व को लेकर आप लोग हमेशा इस मुद्दे को नकारते रहे, लेकिन पश्चिम बंगाल की चुनावी राजनीति जिस तरीके से रही, मैं 2021 के चुनाव में वहाँ पे रही और तब से ही बीजेपी ऐसे माहौल वहाँ पे बना रही थी, जितना भी बाहरी का अटैक ममता बनर्जी उन्हें दे, लेकिन उनका इकलौता फोकस था कि आप अगर 27% जो मुस्लिमों की तकरीबन आबादी है वहाँ पे, उसको लेकर अगर आप बहुत ज़्यादा तुष्टीकरण के मुद्दे पर आगे बढ़ रही हैं तो हम बाकी वोटर्स को एकजुट करेंगे। क्या आप मान रहे हैं कि हिंदुत्व की राजनीति का ही वहाँ पे उभार है और उसका परिणाम है बीजेपी को इतनी सीटें 207? नहीं, मैं नहीं मानता कि अकेला एक ये कारण है। एक कारण ये भी हो सकता है, ढेर कारण होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होती है कि वो खुद को हिंदू हितैषी सिद्ध करे, साबित करे और विपक्ष को हिंदू विरोधी साबित करे। देखिए, बड़ा सीधा सा फंडा, जब लोग ये कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग या कुछ पत्रकार ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की बात करती है और ये बाकी पार्टियां मुस्लिमों की बात करती हैं। राजनीति में, लोकतंत्र में, चुनावी राजनीति में वोट महत्वपूर्ण है। उसमें वोट गिने जाते हैं, सिर गिने जाते हैं, ठीक है नहीं? कितने तो कोई पार्टी या किसी पार्टी का नेता इतना मूर्ख नहीं है कि बहुमत को छोड़ के अल्पमत के साथ खुल के खड़ा होगा या बहुमत की नाराजगी लेने के लिए अल्पमत के साथ। नहीं, मेरी बात पूरी होने दें आप। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है कि वो एक समुदाय को निशाने पर रखती है और ये शुरू से इनकी पॉलिसी रही है। इनकी विचारधारा, मूल विचारधारा यही है। जो इनके आरएसएस के जो दूसरे सरसंघ चालक थे गुरु गोलवलकर जी, उन्होंने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में लिखा है कि हमारे 3 आंतरिक शत्रु हैं, मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट। ये खुल के ये लाइन वो लिखा हुआ है, बंच ऑफ थॉट्स उनकी लिखी हुई किताब है। तो उसमें लिखा हुआ है, तो उसी विचारधारा पे आज भी चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अभी आपने कहा कि 27% मुसलमान है, लेकिन ये एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देते। उत्तर प्रदेश में 20% मुसलमान है, एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देते। हाँ। पूरे देश में 14% के लगभग मुसलमान है, एक भी सांसद लोकसभा का टिकट एक भी नहीं देते किसी को, मंत्री भी नहीं। तो हिंदू हित की बात करने में हमें कोई ऐतराज नहीं है ना। हम कहीं से 1% भी हिंदू विरोधी हो सकते हैं। क्यों होंगे? हम खुद हिंदू नहीं हैं। क्या हमारा परिवार हिंदू नहीं है? हमारे रिश्तेदार हिंदू नहीं है? लेकिन अब सर देखिए, इस बात को रीमा जी, आधे मिनट में मैं समझाता हूँ। ये भ्रम दूर होना चाहिए लोगों के बीच से। हिंदू विरोधी हमें कहना ये बिल्कुल बहुत मतलब एक वाहियात आरोप है और एक फर्जी बात है। हम क्यों हिंदू विरोधी होंगे? हमें हिंदू से क्या दिक्कत है? हम खुद भी तो हिंदू हैं, हमारे बच्चे भी तो हिंदू हैं, हमारे परिवार हिंदू हैं, हमारे सारे रिश्तेदार हिंदू हैं। क्या हम उनके विरोधी हैं? हाँ, हम मुसलमान, ईसाई या सिख, जैन, बौद्ध के जो अल्पसंख्यक समाज हैं उनके विरोधी नहीं हैं। उन्हें हम देश का दुश्मन नहीं मानते।
उन्हें हम विदेश ये नहीं कहते कि भारत के नागरिक नहीं है, ये देशभक्त नहीं है। इस बात को लेकर बीजेपी कहती है कि ये हिंदू विरोधी हैं। अब दो पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ। पहली बात, हाँ, क्या दूसरे समाज को, दूसरे धर्म को गाली देना हिंदूपन है या हिंदुवाद है? फिलहाल तो यही दिख रहा है। तो नहीं होना चाहिए नहीं। आप हेमंता जैसे प्रबुद्ध लोगों को तो ये क्लियर करना चाहिए ना जनता के बीच में। हेमंता बिस्वा शर्मा एक बात, ट्विटर पे दूसरी बात, खुलेआम वो आपने वो गन वाली देखी होगी तस्वीर, तो वो क्या उसे आप ठीक समझते हैं? नहीं, मैं वही बोली कि अब तो खुलेआम हो रहा है ना ये। नहीं तो और गलत आप है, लोगों पे आरोप गलत ये बात का विरोध होना चाहिए। आपने कहा कि हम कैसे बहुसंख्यक की राजनीति नहीं करेंगे, हम उनसे कैसे दूर भागेंगे, क्योंकि जिसके पास ज्यादा, तो आप मंदिर क्यों नहीं जाते हैं? आपके ऊपर आरोप लगता है कि राम मंदिर से आप लोग दूरी क्यों बनाते हैं? इसका जवाब भी दूंगा, लेकिन मैं इस बात का आपको सबूत देता हूं कि हम उसकी राजनीति कोई बहुसंख्यक के खिलाफ नहीं है। 2024 में हमारे 37 लोकसभा सदस्य थे। हाँ। 2024 में हमने कितने मुसलमान प्रत्याशी लड़ाए? 4। और हमारे बाकी तो सब हिंदू, 62 प्रत्याशी थे, बाकी तो सब हिंदू थे। 58 प्रत्याशी तो हमारे हिंदू थे। तो कैसे हिंदू विरोधी कह देंगे? लेकिन ये आंकड़े नहीं याद कर रहे हैं ना। इनका कहना है कि पहले नेताजी को मुल्ला मुलायम कहा जाता था, उसके बाद अखिलेश यादव को लेकर ये सवाल उठाया गया कि आप मंदिर नहीं जाते हैं तो आप मुस्लिमों के हितैषी हैं, राम मंदिर से आपने क्यों दूरी बनाई? कहा जाता था, लेकिन कहता कौन था? मतलब ऑफ कोर्स तो बीजेपी है। हाँ, तो आपकी जो विरोधी पार्टी है वही कहेगी। दूसरे ये कहना मतलब कोई बुनियाद ही नहीं है इस बात की कि हम मंदिर नहीं जाते। सर, राम मंदिर अयोध्या राजनीतिक नहीं, राम मंदिर एक मंदिर का आप ना, हमने मना थोड़ी किया कि नहीं जा रहे हैं या नहीं जाएंगे। हाँ। अखिलेश यादव जी से जितनी बार भी पूछा गया है, हमारी पार्टी के कई नेता होकर आए हैं राम मंदिर, ठीक है नहीं। अखिलेश यादव जी से जितनी बार पूछा गया, उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा, परिवार के साथ जाऊंगा। मतलब नहीं, ये कोई सवाल थोड़ी होता। अब हम पूछने लगे। सर, मैं अब खुलकर बात करती हूँ। हाँ, नहीं, आप लोगों को क्या दिक्कत? हिंदुत्व की राजनीति तो कितनी आसान है ना। आप मुझे ये बताइए, नरेंद्र मोदी जी वैष्णो देवी कब गए थे? मैं पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, इस सवाल में मेरा एक जवाब दे। मैं ये इसका जवाब दूंगी, लेकिन मैं पहले ये बोल रही हूँ कि आप देखिए हिंदुत्व की राजनीति कितनी आसान है। ना रोजगार देना है, नौकरियों की बात नहीं करनी है, फैक्ट्री लगाने की बात नहीं करनी है, आपको हाथ में त्रिशूल रखना है, गले में रुद्राक्ष पहनना है, गंगा में डुबकी लगानी है। तो ये करने में आप लोगों को क्या दिक्कत है? इस देश का हिंदू यही करके खुश हो रहा है, तो आप कीजिए ना। हम ये फर्जीवाड़ा नहीं कर सकते, हम नाटक नहीं कर सकते। तो अगर आपके यूपी के लोगों को, अगर यूपी के लोगों को यही पसंद होगा, या बंगाल के लोगों को यही पसंद होगा, या बिहार के लोगों को यही पसंद होगा, तो ये करने में क्या गुरेज है? एक तरफ दूध की दुकान खुली हुई है, दूसरी तरफ शराब की दुकान खुली है। दूध की दुकान पे इक्का दुक्का ग्राहक आता है, शराब की दुकान पे भीड़ लगी रहती है शाम के समय। तो ये कहने लगे कि दूध खराब है, दूध नहीं पीना चाहिए, भीड़ तो शराब की दुकान पे ज्यादा है, इसलिए आप भी शराब बेचो। या दूध वाले से हम कहने लगे कि भाई दूध क्यों बेच रहे हो, शराब बेचो। लेकिन बीजेपी ने तो आपको ये नहीं देखना इस मामले को ऐसे पहुंचा दिया कि आप अगर गले में रुद्राक्ष नहीं पहन रहे हैं, आप गंगा स्नान नहीं कर रहे हैं, आप अगर काशी मथुरा नहीं घूम रहे हैं, आप अगर अयोध्या नहीं जा रहे हैं, तो आप हिंदू नहीं है। आपको दिखाना पड़ेगा टीवी पे। नहीं, वो मैं अगर ये नाटक जरूरी है तो मैं ऐसी राजनीति से तौबा करूंगा। नाटक की राजनीति हम नहीं करना चाहते। तो फिर आप हारेंगे? हम जनहित की हार जीत दूसरा विषय है। हम गलत रास्ते नहीं अपनाएंगे, हम किसी के बहकावे में, किसी की नकल में नहीं करेंगे राजनीति। लोगों ने कहा कि हम लोगों के असली मुद्दे उठाएंगे, शिक्षा का मुद्दा उठाएंगे, रोजगार का मुद्दा उठाएंगे, हम बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा उठाएंगे, महिलाओं की बेहतरी का मुद्दा उठाएंगे, हम सरकारी स्कूल अस्पताल की बेहतरी का मुद्दा उठाएंगे। चुनावी राजनीति में आपको आंकड़े चाहिए, आपको सीटें चाहिए। चुनावी राजनीति और सीटों से आप सत्ता में आएंगे। देखिए, जो आप कह रही हैं, चुनावी राजनीति इतनी घटिया भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप ड्रामा करके लोगों को बहका के वोट हासिल करें। मैंने तो खुल के कहा कि नहीं, आप कह रही हैं वो आपका विचार है, लेकिन मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। अगर पब्लिक इसी से खुश हो रही है तो विपक्षी पार्टियों को करने में क्या दिक्कत है? पब्लिक किस बात से खुश हो रही है उसे ही करने लगो। फिर नेता किस बात का? नेता पब्लिक को दिशा देता है, नेता सही रास्ता बताता है। राजनीतिक पार्टी का काम होता है नागरिकों को प्रशिक्षित करना कि देश हित में ये है और तुम्हारे हित में ये है, तुम्हारे बच्चों के हित में ये है। जो जिस भी चीज़ पे लोग ताली बजा रहे हैं वही सब करने लगे तो फिर असली बात कौन उठाएगा? जब राजा राममोहन राय सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे तो उनकी माँ भी उनके विरोध में हो गई थी, उनकी माँ जिसने उन्हें जन्म दिया था। तो क्या राजा राममोहन राय गलत थे? नहीं, वो सही थे अपनी जगह। हाँ, सही थे। ठीक है नहीं? तो बात सही गलत देखनी चाहिए,
बात ये नहीं कि किससे हमें लाभ हो रहा है। अगर मैं आपको सही कह रही हूँ कि आप जो रोजगार की बातें करें, बेटियों की सुरक्षा की बातें करें, आप सारे मुद्दों पे सही हैं, लेकिन मैं साथ में इसके ये भी ऐड कर रही हूँ ना कि सर एंड ऑफ द डे आपको कितनी सीटें आ रही है, आप सत्ता की कुर्सी पर बैठ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। 4 बार सरकार बनाई है उत्तर प्रदेश में, हम इन मुद्दों पे 37 सीटें लेके आए, बीजेपी को हरा के आए हैं 24 के चुनाव में। लेकिन अभी आप ये क्यों रिजेक्ट कर रही हैं कि ये मुद्दे लोग समझते ही नहीं है, ये मुद्दे जनता को पसंद ही नहीं है। हम इन्हीं मुद्दों पे आज बीजेपी से बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में। जिन 37 सीटों का आप जिक्र कर रहे हैं, उन 37 सीटों का अगर मैं विधानसभा लेकर चलूं तो तकरीबन 184 सीटें हो रही हैं। 184 सीटों से अभी विधानसभा में आपकी सीटें 101 है, आई थिंक 111 सीटें आई थी और उसमें से कुछ चेहरे ने पाला बदल लिया, इस्तीफा दे दिया। गलत आकलन कर रही हैं आप। नहीं, मैं आंकड़ों के साथ आगे बढ़ रही हूँ। मैं आंकड़ों के साथ, हाँ ठीक है। राजनीति ऐसे गणित से नहीं चलती है जो आप गणित लगा रही हैं। कह रही हूँ कि आपको कितना और कितनी मेहनत और करने की जरूरत है। वो मेहनत हम कर रहे हैं। मतलब 37 सीटों का प्रभाव अगर 184 विधानसभा 403 सीटों पे सक्रिय है समाजवादी पार्टी। 403 सीटों पे बूथ कमेटियां बना दी गई हैं। मुद्दा हम घर घर तक पहुंचा रहे हैं। हम जनहित की ही राजनीति करेंगे, जनता को बहकाने की राजनीति नहीं करेंगे, ठीक है नहीं। हम जनता को सही दिशा में ले जाने के लिए देश हित की राजनीति करेंगे। हम आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास की राजनीति नहीं करेंगे। बंगाल का चुनाव परिणाम आया, उसके अगले दिन अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया जिसमें हनुमान चालीसा की कुछ पंक्तियां डाली हुई थी। उस पे लोगों ने कहा कि अच्छा आ गए ट्रैक पे, मतलब सबक मिल गया इन्हें। नहीं, लोग तो दोनों, आप उनके कमेंट देखेंगे तो उसमें उनके समर्थक भी हैं, विरोधी भी हैं। आप केवल विरोधियों के कमेंट का को कोट कर रही हैं। एक सवाल पूछ रही हूँ कि ऐसा भी लोगों ने। मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ। इस देश में माननीय मुलायम सिंह यादव जी का परिवार, सैफई परिवार जितना हनुमान भक्त है, शायद राजनीति में दूसरा परिवार कोई हो। ये हमेशा हनुमान जी की पूजा करते रहे हैं, हनुमान जी के मंदिर जाते रहे हैं, मंगलवार को व्रत रखते रहे हैं। नेताजी हनुमान के परम भक्त थे। अखिलेश यादव जी भी मंदिर जाते हैं। डिम्पल यादव हर तीज त्यौहार जो भी होते हैं उन पर व्रत रखती हैं, उपवास करती हैं, पूजा पाठ करती हैं। ये कह देना कि ये हिंदू संस्कृति को नहीं मानते या हनुमान जी का पहली बार नाम लिया है, वो डाली है। हनुमान जी का हमेशा बड़े मंगल पे भंडारे लगाती है समाजवादी। आप डर गए हैं और डर गए हैं इसीलिए हिंदुत्व की चीजें आप अपने पोस्ट करनी शुरू कर दी। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं उनकी राजनीति उनकी जगह, हम तो अपने रास्ते पे अपने तरीके से चलेंगे, उनके कहने से थोड़ी चलेंगे। ना हम उनकी बात की परवाह करते। सर अगर 80-20 हो जाता है यूपी में नहीं होगा 2027 के चुनाव कभी भी नहीं। जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ इसको लेकर बहुत बार स्टेटमेंट दे चुके हैं। अगर यूपी में होगा तो 15-85 होगा, 80-20 नहीं होगा। 15-85 ये आंकड़ा आप 85 पीडीए 85% पीडीए समाजवादी पार्टी के साथ होगा और 15% में भी जो पीड़ित, दुखी, अपमानित लोग हैं वो हमारे साथ होंगे। भारतीय जनता पार्टी 5-7% तक सिमट जाएगी। तो वो 5-7% कौन से वोटर होंगे उनके? आप तो सवर्ण भी काउंट नहीं करें। सामंतवादी, मनुवादी, पूंजीपति, बड़े पैसे वाले लोग, ठगी करने वाले लोग और जिन्होंने सत्ता का लाभ उठाया, जिन्होंने कमीशन खोरी की है, लूट मचाई है, जिन्होंने सड़कें, जिनके बनाए हुए पुल लगातार गिर रहे हैं, जिनकी सड़कें टूट रही हैं, जिनकी फर्जी नकली सिरप पी के बच्चे मर रहे हैं, कप सिरप पी के, जो एग्ज़ाम के कॉपी पर्चे आउट कराते हैं, जो परीक्षा माफिया हैं, जो खनन माफिया हैं, वो सब उन 5-7% में आ जाते हैं। केवल वही भारतीय जनता पार्टी के साथ रह जाएंगे, बाकी सब समाजवादी पार्टी के साथ आएंगे। अब वो तो चुनाव परिणाम के बाद ही बात करना होगा इस टॉपिक पे। पीडीए को लेकर कहा जाता है कि अखिलेश यादव ना कंफ्यूज कर रहे हैं। पीडीए के पी से कभी वो पिछड़ा बताते हैं जिसमें अति पिछड़ा भी आ जाते हैं, मतलब ओबीसी और ईबीसी, और कभी वो पीडीए के पी को पंडित भी बताते हैं। वो ब्राह्मण यूपी का जिसकी संख्या तकरीबन 10 से 12% है, और 10 से 12% सिर्फ नहीं है। अगर यूपी के इतिहास को हम उठाकर देखते हैं तो उनका दबदबा, उनका दखल इस तरीके से रहा है, उनका प्रभाव इस तरीके से रहा है कि उनका झुकाव जिधर हुआ उसकी सरकार बनती है। तो ये पी से पिछड़ा है या पी से पंडित है? देखिए, मैं किसी समाज, किसी वर्ग, किसी जाति, किसी धर्म को आहत नहीं करना चाहता आपके किसी कमेंट का खंडन करके, लेकिन जब तक जाति जनगणना नहीं हो जाती है तब तक असली आंकड़े हमारे पास नहीं आएंगे कि कौन जाति कितने प्रतिशत है। तब तक सब अपने आप को ये 2011 के हिसाब से मैं बता रही हूँ। 2011 में कोई जाति जनगणना नहीं हुई। मतलब उसके एक आंकड़े को दिखाया जाता है कि कहाँ से आंकड़ा आया? जब हुई नहीं है जाति जनगणना तो आंकड़ा कहाँ से आ गया? कि उस समय कुछ ऐसी नहीं, फर्जी आंकड़े हैं सब।
वो अपने अपनी जाति को सब बढ़ चढ़ के बताते हैं। तो वो फिर फर्जी। यूपी में 20% मुस्लिम कैसे हैं अगर ये सारे आंकड़े फर्जी हैं तो? मुस्लिम का आंकड़ा हर जनगणना में आता है, आपको पता कौन ही से नहीं वाली है? जनगणना में? हर जनगणना में आता है। तो लास्ट कब हुआ है? आप अरे हर जनगणना में आता है। मैं कह 11 में ही हुई है जनगणना। हाँ तो वही तो मैं तो आंकड़ा बता जाति की रही नहीं हूँ। हुई, नहीं आप समझ ही नहीं रही। अच्छा, आप माँ जी। ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों के धर्म के एंगल से आंकड़े भाई आ मैं गए नहीं हैं? कह रहा, होती है। ओके। उसमें कॉलम होता है, हिंदू मुस्लिम उसका कॉलम होता है। दलितों की भी होती है, एससी की होती है, हाँ। एससी का कॉलम होता है। हम्म। बाकी जातियों का नहीं होता, ओबीसी का और जनरल का ओबीसी नहीं के होता। ना OBC ना ना, ओबीसी और जनरल का नहीं होता। मतलब जिनको आरक्षण मिलता है उनको भी नहीं? 1931 के बाद इस देश में कोई जाति जनगणना नहीं हुई है। तो ये जो आंकड़े सब जगह दिखाए जाते हैं फर्जी कुछ हैं ये रिपोर्ट्स सब। में अपने कि अपने यूपी में ब्राह्मण इतने अपने परसेंट, अपने मन से दिखा देते हैं। अभी जब मैं यूपी पे रिसर्च कर रही थी तो उसमें 50% ओबीसी और ईबीसी मिला के, कि यूपी में देखिए, ओबीसी और 1900 ईबीसी मिला के 50% है। 10 से 1931 12% की जो ब्राह्मणों के बारे में। जनगणना हुई हाँ। थी, जातिगत आंकड़े थे। सर वो तो और बहुत पहले फिर हो गया, तब से जनसंख्या कहाँ मंडल आयोग बना। हाँ। और मंडल आयोग ने बहुत विस्तृत सर्वे किया हम्म। और आंकड़े जुटाए, हम्म। जिले जिले गांव गांव जाके, ब्लॉक ब्लॉक जाके। हम्म। मंडल आयोग ये मानता है कि भारत में लगभग 52% ओबीसी है। ओबीसी है ओवरऑल पूरे देश उसके हाँ। बाद उसके बाद ये 31 की जनगणना के आधार पर और बाकी सर्वे के आधार पर, उसके बाद कई जातियों को जो उस समय ओबीसी में नहीं थी, ओबीसी में शामिल कर दिया गया। और ये भी एक तथ्य है कि ओबीसी की मतलब सबसे ज़्यादा जो आबादी बढ़ती है वो एससी की बढ़ती है, दूसरे नंबर पर ओबीसी की बढ़ती है। एक पॉइंट मुझे यहाँ पे समझना है, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे ओबीसी में मुस्लिम को डाल दिया गया, तो अब ये कैसे फिर काउंट करते हैं? अब अगर मैं यूपी का उदाहरण लूं, वैसे तो यहाँ 20% जवाब तो पूरा सुनना चाहिए। जब कोई नहीं, मैं जवाब हम दे रहे हैं, आप बीच में काट देती हो। 20% अगर मुस्लिम है, मैं ये कहना अच्छा वो आप कंप्लीट कर लीजिए फिर मैं। हाँ। कि 52 मंडल ने बताया है, लेकिन हमारा आकलन ये है कि लगभग 64% ओबीसी है पूरे देश में। अच्छा, मंडल कमीशन के यूपी में भी लगभग 64% है। लेकिन सही आंकड़ा हमारे पास तब आएगा जब जनगणना, जाति जनगणना हो जाएगी, इसलिए हम उसकी मांग कर रहे हैं। ठीक है नहीं? तो उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब ये कहना कि 50% है या 45% है, अभी जो आप भी अगर आप अभी रिसर्च करने बैठेंगे तो आपको भी यूपी में अभी 50% ओबीसी का आंकड़ा दिखाया जाएगा और उसमें 50% में ओबीसी और ईबीसी वाले बेईमान लोग हैं। हाँ। वो असलियत दिखाना नहीं चाहते। कौन दिखाते हैं? चैनल के एंकर ही तो दिखाते हैं। उस पे हम बाद में आते हैं। नहीं तो और कौन दिखाता है? नहीं, या अखबार के संपादक दिखाते हैं? मतलब अखबारों की रिपोर्ट्स या जहाँ वो सब एक वर्ग के लोग वहाँ बैठे हैं, वो अपने वर्ग को बढ़ चढ़ के दिखाते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं वो मैनिपुलेट किए जा रहे हैं? यस, पूरी जिम्मेदारी के साथ। 10 फर्जी आंकड़े हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। अब एक और आंकड़ा दिया जा रहा है कि यूपी में 10 से 12% ये सवर्ण है। ये आंकड़ा सही है कि ये भी गलत है? नहीं, सवर्ण तो कोई कैटेगरी नहीं है इस देश में। सवर्ण नाम की कोई कैटेगरी नहीं है। जब यूपी में रिसर्च कर रही थी उसमें ये आ रहा था कि 50% से ज़्यादा ओबीसी ईबीसी, 19 से 20% मुस्लिम और सवर्ण जिसमें चारों जातियां आ रही हैं। सवर्ण कहाँ से आ गया? सवर्ण नाम की कोई कैटेगरी नहीं है। ये गैर संवैधानिक शब्द है, ये गैर कानूनी शब्द है। सवर्ण कौन सी कैटेगरी है? तो जब हम जाति जनगणना करेंगे आप इसे क्लियर तो करो। आप सवर्ण और उच्च जाति कहना, इसका मतलब अगर कोई सवर्ण है तो कोई अवर्ण भी है, और कोई उच्च जाति है तो कोई नीच जाति भी है। भारत में केवल 4 कैटेगरी हैं। ठीक है? एससी, एसटी मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी अदर बैकवर्ड, और जनरल कास्ट। आप जनरल कास्ट कह सकती हैं, सवर्ण नहीं। सवर्ण शब्द ही नहीं है कोई। सवर्ण गैर संवैधानिक शब्द है। तो फिर सर जब जनरल कास्ट कहूँ, अपर कास्ट सवर्ण का मतलब क्या है ये बताओ? सवर्ण का मतलब क्या है? अभी नहीं, जनरल कास्ट को ही सवर्ण नहीं क्यों कहते हैं? जनरल कास्ट कहेंगे नहीं हम, जनरल कैटेगरी होती है, वही लिखा जाता है सरकारी कागजों में। सरकारी किसी पेपर में आप सवर्ण लिखा दिखा दो मुझे। तो ये शब्द है कहाँ से? ये शब्द कहाँ से आया? ये उन्हीं सामंतवादियों का शब्द है जो बैठे हैं, जो लिखते हैं, जो जिनके आंकड़े आप पढ़ रही हो, समझ रही हो। अपने मुंह में मिट्ठू बनते हैं कि हम सवर्ण हैं। क्योंकि ये हमारा दुर्भाग्य है रीमा जी, आप इस बात को गहराई से समझिए। इस देश का दुर्भाग्य है कि, और बाकी विभागों की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मीडिया की बात कर लेते हैं। मीडिया में 98% एक ही वर्ग के लोग बैठे हैं। ये दुर्भाग्य है।
और जो संख्या में बमुश्किल 10 या 15%, 85% लोग मीडिया से बाहर हैं। 85% समाज देश के मीडिया से बाहर है, तो उनकी बात आ ही नहीं पाती। उनके खिलाफ षड्यंत्र चलते रहते हैं, उनके खिलाफ नैरेटिव बनाया जाता रहता अब तो है। सोशल मीडिया का दौर है, अब तो सच्चाई सामने आ रही है ना सर। सोशल अब तो ये मीडिया सबको पता है। ये जो आप बता रहे हैं कि वहाँ पे मीडिया में किसका दबदबा है, ये सबको मालूम है। अब ये सार्वजनिक है। इस पे कितनी बार बात हुई है कि कितने आदिवासी एंकर हैं, कितने दलित एंकर हैं, इस पे बात होती है। और ये तो मैं भी मीडिया का हिस्सा हूँ, तो मुझे भी पता है। तो कैसा नहीं है? आप मेरी बात से सहमत हैं नहीं? हाँ, इस उन बात से लोगों को सहमत हूँ। दबदबा है, इस बात से सहमत तो हूँ। इसलिए वो सही तथ्य नहीं रखते। तो फिर सही तथ्य कहाँ से आएंगे? सही तथ्य पहले जाति जनगणना हो ईमानदारी से, तो यहाँ जो तो मोदी जी की नियत दिखाई नहीं देती। यूपी में तो करने की बात हुई है। नहीं, यूपी में नहीं, पूरे देश में करने की बात हाँ। हुई है, लेकिन मोदी जी कराएंगे नहीं। कह रहे हैं कराएंगे, वो जो वो कहते हैं वो कभी नहीं करते। जैसे उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद ये घोषणा की थी कि मैं संसद को अपराध विहीन कर दूंगा, अपराधी विहीन। कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति संसद में चुन के नहीं आएगा, ऐसा कानून बनाऊंगा। बना क्या? 24% सांसद दागी हैं। दूसरी घोषणा उन्होंने की थी कि मैं चुनावी चंदे में पारदर्शिता लेकर आऊँगा, राजनीतिक भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। वो ऐसी पारदर्शिता लेकर आए कि वो सुप्रीम कोर्ट को रोकनी पड़ी। वो जो है वो कौन सा वो लेकर आए थे वो कानून कि ना देने वाली पार्टी नाम बताया जाएगा, ना लेने वाली को बताया जाएगा। चंदा। हाँ हाँ, चुनावी चंदे में। ठीक है। तीसरा उन्होंने कहा था कि मैं जो शीर्ष बैंकों में काला धन जमा है उसको, उस सूची को उजागर करूंगा। कहा था नहीं? कांग्रेस उसे इसलिए उजागर नहीं कर रही है कि उसमें कांग्रेस के लोग हैं, और सारा वह काला धन लेके आऊंगा, 15-15 लाख सबके खाते में आ जाएंगे। तो फिर ये स्विस बैंकों में काला धन 3 गुना हो चुका है। फिर उन्होंने कहा था कि मैं 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, और छीन लिए, दिए नहीं है। फिर उन्होंने कहा था मैं 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा, नहीं हुई। कृषि मंत्री कहते हैं 2 गुनी नहीं 20 एक गुनी हो गई है कहा था संसद कि में। कृषि मंत्री कहते हैं कि 2 गुनी नहीं 20 गुनी हो गई है। अभी हालिया, अब अगर इस बात पे कोई विश्वास करे तो नहीं, उसके दिमाग की जांच करानी चाहिए। नहीं, मैं तो बोल रही हूँ कि ऐसा उन्होंने कहा। मैं आप इसी सेशन में नहीं कर रहा, मैं इसी सेशन में किसान की आमदनी 20 गुनी हो गई है। अगर इस पर किसी को विश्वास हो तो उसके दिमाग की जांच करानी चाहिए। मैं शिवराज सिंह चौहान पूरी जिम्मेदारी के साथ। फिर मोदी जी ने कहा था कि मैं बुलेट ट्रेन चलाऊंगा, नहीं चली। मोदी जी ने कहा था मैं गंगा को स्वच्छ कर दूंगा, गंगा ने मुझे बुलाया, माँ ने मुझे बुलाया, नहीं हुई गंगा की सफाई। मोदी जी का एक वादा पूरा नहीं हुआ। नोटबंदी करी थी, और लोग तो इस बात से खुश हैं कि जो जीता वो सिकंदर। नहीं, अब लोग किस बात से खुश होते हैं ये तो अलग विषय है। इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि क्या जाता है रुद्राक्ष पहनने में, क्या जाता है भगवा रंग पहनने में। जितने तथ्य मैंने बताए हैं उनमें से एक गलत हो तो आप मुझे बताइए। वो फैक्ट है, ये फैक्ट है। इस पे तो हम सब बात कर रहे हैं, और इस पे सर आप बात नहीं कर रहे हैं। इस पे वो लोग भी बात कर रहे हैं जो बीते 10 सालों से कंटिन्यू कह रहे थे कि ये सरकार सबसे बेहतर सरकार है। उन्होंने भी इन सारे पॉइंट्स पे बात की कि ये जो वादे किए गए थे 15 लाख रुपए देने के, या स्विस बैंक को लेकर, या जितने ये भगोड़े चेहरे हैं जो विदेश भाग गए उनको लौटाने को लेकर, वो सब अभी तक नहीं आए। वो लंदन से बैठ के पॉडकास्ट देते हैं। देश विदेश में कई बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो बहुत प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं जो देश की तरक्की पे अलग अलग विषयों को लेकर जो रिपोर्ट जारी करती हैं। जैसे कि प्रेस फ्रीडम पर रिपोर्ट जारी होती है। हमारे देश का स्तर लगातार गिरता जा रहा है प्रेस फ्रीडम में। अब हम 155वें नंबर पर पहुंच गए। 180 देशों में 155वें नंबर पे हैं हम, जो अब लेटेस्ट रिपोर्ट आई है। ठीक है नहीं, हंगर इंडेक्स में हम लगातार गिर रहे हैं। भुखमरी हमारे देश में बढ़ती जा रही है लगातार। इस पे हम कहाँ बात कर रहे हैं सर? हम तो ये खुश हो रहे हैं कि भगवा रंग में रंग गया बंगाल। वो तो जब 1947 में पाकिस्तान, हम तो इस पे खुश हो रहे हैं। जब 1947 में भारत का हिस्सा कट के पाकिस्तान बना था, तो भारत ने तय किया कि हम संविधान के रास्ते पे चलेंगे, कानून का राज होगा और हर नागरिक को बराबर सुविधा दी जाएगी, राज्य कोई भेद नहीं करेगा धर्म और जाति के आधार पर। पाकिस्तान ने तय किया कि हम इस्लामिक राष्ट्र बनेंगे, हम इस्लाम के रास्ते पे चलेंगे, और वो खुश हुए इस बात में। धार्मिक होके चलेंगे, हमको वो धार्मिक होके चलेंगे, तो वो इस बात पे बहुत खुश थे। लेकिन पाकिस्तान उस रास्ते पर चल के बर्बादी की तरफ चला गया। पाकिस्तान आज बर्बाद है।
सबको दिख रहा है। तो अगर भारत भी उसी और आप दुनिया के देशों का अध्ययन करिए, वो देश तरक्की कर रहे हैं जो संवैधानिक धर्म पंथ निरपेक्षता के रास्ते पे चल रहे हैं, जो संवैधानिक रास्ते पे चल रहे हैं। जो कट्टर धार्मिक राष्ट्र बने हैं वो सब बर्बाद हैं। चाहे हमारे पड़ोस में नेपाल हो, उन्हें फिर संविधान बदलना पड़ा, उन्हें धार्मिक राष्ट्र से संवैधानिक राष्ट्र के रास्ते पर आना पड़ा। चाहे ईरान, इराक हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, सब मुल्क बर्बाद हैं जो धर्म के कट्टरता के रास्ते पे चले हैं। तो हमें कम से कम अनुभव से तो सीखना चाहिए। लेकिन भारत भी अगर इसी राह पे आगे बढ़ रहा है तो फिर अगर समाधान क्या है? अगर भारत को धार्मिक कट्टरता के रास्ते पे ले जाया जाएगा तो भारत भी बर्बादी की तरफ जाएगा। भारत की तरक्की संवैधानिक रास्ते पे चल के ही हो सकती है। 2015 का मुझे बिहार चुनाव अभी ख्याल आ रहा है, जब ये पॉइंट पे आप बात कर रहे हैं, तो उस वक्त लालू प्रसाद यादव थोड़े सक्रिय हो गए थे उस चुनाव में, तेजस्वी को स्थापित करना था। और उस चुनाव में भी ऐसा लग रहा, नीतीश और लालू प्रसाद यादव दोनों एक साथ आए थे। वो बहुत सालों बाद ऐसा पहली दफ़ा हुआ था और लग रहा था कि कैसे पॉसिबल है कि दो बेमेल जोड़ियां चुनावी मैदान में उतरे और वहाँ पे नरेंद्र मोदी जाके, मतलब बीजेपी की पार्टी जाके, और वो हिंदुत्व का वही एजेंडा। लालू प्रसाद यादव ने जो उस चुनावी माहौल को 2015 के पलटा, उसमें कहा गया कि जब जब बीजेपी हिंदुत्व के रास्ते पे आती है तब तक उसे जातियों के रास्ते पे अगर लाया जाए, जाति के पिच पे लाया जाए, तभी वो हार सकती है। क्या ये प्रयोग यूपी में सफल हो सकता है कि अगर यहाँ हिंदुत्व की बात हो रही है तो आप उसको, जैसे पीडीए आपने कहा, पीडीए एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके जरिए आपको 37 सीटें मिली है यूपी की 80 में से, तो क्या ये वाला पिच अगर आप पकड़ें तो सफलता हासिल हो सकती है? नहीं, एक बात आप समझिए कि हम नहीं चाहते कि भारत को जाति के रास्ते पे ले जाया जाए। जातिवाद को हम कोई अच्छी व्यवस्था नहीं मानते। जाति इस देश की एक बुराई है, एक बीमारी है। जाति खत्म करने का कोई फार्मूला इजाद हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, जाति खत्म कर दी जाए। लेकिन एक अकेला हिंदू धर्म ऐसा है दुनिया में बहुत धर्म है। हाँ। लगभग 8 धर्म तो हमारे देश में ही 8 धर्मों के मानने वाले लोग हैं। हिंदू धर्म ही ऐसा है जिसके धर्मशास्त्र जाति और वर्ण के आधार पर अपने ही लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। दूसरों के साथ नहीं, अपने ही लोगों के साथ। ये ऊंची जाति, हिंदू धर्म ग्रंथों में दूसरे धर्म के खिलाफ एक शब्द किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ। किसी भी धर्म ग्रंथ में अपने लोगों के खिलाफ लिखा हुआ कि अगर शूद्र वेद मंत्र सुन ले गलती से भी तो उसके कान में उबला हुआ शीशा डाल दो, ठीक है नहीं। अगर शूद्र की परछाई भी ब्राह्मण के ऊपर पड़ जाए तो शूद्र की हत्या कर देनी चाहिए। शूद्र को धन कमाने का अधिकार नहीं है, शिक्षा का अधिकार स्त्री को भी नहीं है। महिलाओं को लेकर भी, महिलाओं के लिए भी मनुस्मृति कहती है कि महिलाओं को कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें पुरुष के अधीन ही रहना चाहिए। स्वतंत्र होने पर वो बिगड़ जाती हैं। तो इसलिए जब ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जब हिंदू धर्म की बात, जब हिंदू राष्ट्र की बात उठाते हैं तो इस देश के शूद्र और ओबीसी डर जाते हैं कि कहीं हिंदू राष्ट्र का मतलब तो ये तो नहीं है कि हमें उसी स्थिति में लाया जाएगा जब एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया जाता था, जब शंभू की गर्दन काट दी जाती थी, जब शूद्रों के पीछे झाड़ू बांध दी जाती थी कि तुम्हारे पैरों के निशान नहीं रहने चाहिए, जब उनके गले में हांडी बांध दी गई थी कि तुम्हारा थूक जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। आपको क्या लगता है कि तो मनुस्मृति की इसलिए जाति का मसला उठता है। जाति का मसला हम नहीं उठाना चाहते, सामाजिक न्याय जो है। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि जब आप हिंदुत्व की बातें करेंगे, हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, तो ऑटोमेटिक है कि जो पिछड़े और ईबीसी या एसटी समाज के लोग हैं वो ऑटोमेटिक उनके जहन में एक डर आएगा कि आप हमारे साथ क्या करने वाले हो। जब भी हिंदू राष्ट्र के, देखिए हिंदू राष्ट्र है क्या, अगर हिंदुओं के राष्ट्र से मतलब है तो वो तो भारत अब भी है ही। 80% हिंदू हैं। 100 करोड़ हिंदू हैं भारत में। हाँ। जब देश आज़ाद हुआ तो देश के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ। ज़्यादातर मंत्री कौन थे? हिंदू थे। सारे राज्यों के मुख्यमंत्री और गवर्नर कौन थे? हिंदू थे। सारी यूनिवर्सिटियों के वीसी कौन थे? हिंदू थे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज कौन थे? हिंदू थे। वो इनडायरेक्टली उसी सेनाध्यक्ष कौन थे? हिंदू थे। हो गया था जब भारत पाकिस्तान का बटवारा हुआ तो क्लियर हो गया कि और कौन सा हिंदू राष्ट्र चाहते हो? फिर ये हिंदू राष्ट्र का मतलब ये हो सकता है इनका कि जब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सभा में स्वीकृत किया गया तो 30 नवंबर 1949 के ऑर्गेनाइजर अखबार में गुरु गोलवलकर ने लेख लिखा बहुत लंबा, और उन्होंने कहा कि हमें ये संविधान स्वीकार नहीं है, हमारा संविधान मनुस्मृति पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, ये संविधान नकल करके बनाया गया विदेशी संविधानों की, कटिंग पेस्टिंग का संविधान है, हम इस संविधान को नहीं मानेंगे।
तो ये आरएसएस की सोच उस समय भी थी और आज भी है। तो आप इसे अब अगर मनुस्मृति हाँ। के आधार पर देश चलेगा तो स्त्रियों की और शूद्रों की क्या दुर्दशा होगी, इसकी कल्पना कीजिए आप क्या मानते हैं कि मनुस्मृति अस्तित्व में ना होते भी उसको कुछ लोग अभी भी इनडायरेक्टली फॉलो कर रहे हैं? नहीं, अस्तित्व में है मनुस्मृति इस देश में। नहीं, बहुत इस देश को तो हम आप- कहते हैं ना कि संविधान से चल रहा है। आप सोशल मीडिया पे मुझे किसी ने ये चैलेंज किया कि तुम अपने कितने Facebook कितने पे- ऐसे लोगों को जानती हो जो मनुस्मृति पढ़ा हो जिन्होंने। नहीं, मैं बताता हाँ आप अपने फेसबुक पेज पर या एक्स पर हाँ एक पोस्ट करिए कि मनुस्मृति खराब किताब है, और फिर आप उसमें देखिए आपको कितनी गाली पड़ेंगी। जो उसके समर्थक निकल के आएंगे सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। वो कहते हैं कि मनुस्मृति तो हमारा धर्म ग्रंथ है और हमें तो बहुत शिक्षा दी है और बहुत हमारा सबसे सर्वोत्तम ग्रंथ है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मनुस्मृति के समर्थक नहीं है या अस्तित्व नहीं है? उसका अस्तित्व दिमागों में है। हाँ, मैं यही कहना चाह रही थी, मैं तो यही उन पूछना चाह दिमागों रही को बदलने की थी जरूरत है कि मतलब हमारा देश संविधान से चल रहा है, लेकिन अगर इसको मानने, इसको फॉलो करने वाले और इसको एक्सेप्ट करने वाले लोग हैं तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव है। रीमा जी, मैं इसका भी ये भ्रम भी आपको दूर कर देता हूँ ओके। कि हमारा देश संविधान से चल रहा है। हमारे देश में हर महीने 2-4 घटनाएं ऐसी आती हैं पूरे देश से कि दलित दूल्हे की बारात नहीं निकलने दी गई। हाँ, ये सच्चाई है। और गुजरात में तो ये हुआ कि जहाँ से दलित की बारात निकलनी थी, पहले तो इन्होंने रोका, मनुवादियों ने, कि घोड़े पे बैठ के बारात नहीं निकलने देंगे हम, उनके मोहल्ले से निकलनी थी। तो फिर उन्होंने, दूल्हे ने पुलिस को खबर की कि हमें ऐसा रोका जा रहा है, हमें पुलिस फोर्स मुहैया कराई जाए। पुलिस भेजी गई क्योंकि देश में कानून है। तो वहाँ मनुवादी समाज की महिलाएं ढोल मजीरे लेके उस सड़क पर कीर्तन गाने बैठ गईं। महिलाएं जिस सड़क से बारात निकलनी थी, गुजरात में सच्ची घटना हुई है ये, मैं जो बता रहा हूँ, आप इस पर रिसर्च करें, आपको पता लग जाएगा। ढोल मजीरे लेके कीर्तन गाने बैठ गई और पुलिस अफसर ने फिर ये कह दिया कि भाई ये तो धार्मिक वो कर रही हैं, आयोजन है, धार्मिक आयोजन है, इसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ वो भजन गा रही थी। तो वो बारात निकली नहीं उस दलित दूल्हे की। तो ये आड़ बनाया जाता है धर्म को, जो है दलितों का शोषण करने की आड़ बनाया जाता है, ठीक है नहीं? अगर आप हिंदू हैं, अगर आप धार्मिक व्यक्ति हैं, तो आपके अंदर उदारता भी होनी चाहिए। बिल्कुल। आपके अंदर इतनी इंसानियत होनी चाहिए कि ये भी हमारा भाई है, इसे भी घोड़े पे बैठने का अधिकार है। आजकल एक ऐसे, तो ये जो जब जगह जगह रोका जाता है, मंदिर में घुसने पे हत्या कर दी जाती है, मूछ रखने पे हत्या कर दी जाती है, नए कपड़े पहनने पे हत्या कर दी जाती है। तू दलित है, नए कपड़े कैसे पहन सकता है? तो यही तो मनुस्मृति है। कागजों में बेशक नहीं है, दिमागों में है। तब तो ये हमेशा ही जिंदा रहना है। इसलिए दलित और ओबीसी समाज के लोग डरते हैं, SC ST ओबीसी समाज के लोग डरते हैं। जब ये हिंदू राष्ट्र की बात कहते हैं तो वो सिहर जाते हैं अंदर से कि इसका मतलब हमारे पीछे हमारे पीछे फिर झाड़ू बांधी जाएगी। हाँ। इसका मतलब हमारे गले में फिर हांडी लटकाई जाएगी। इसका मतलब हमारे वेद मंत्र सुनने पे फिर शीशा डाला जाएगा हमारे कान में। मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं रहेगा। मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई शूद्र किसी ब्राह्मण को गाली दे तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए। अगर उसका थूक किसी ब्राह्मण के ऊपर गलती से भी चला जाए तो उसके होंठ काट लेने चाहिए। अगर उसकी परछाई पड़ जाए तो उसकी हत्या कर देनी चाहिए। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है कि यूपी की ही ये घटना है संभवतः, जहाँ पे एक यादव ने कथा बांचने की जब कोशिश की तो वहाँ पे ब्राह्मण समाज से लेके और भी समाज की बहुत भावनाएं आहत हो गई और उन्हें कथा नहीं कहने दी। यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने भी हस्तक्षेप किया था, इस मुद्दे को बहुत उठाया भी गया था। हाँ, तो ये क्या मानसिकता है, आप इसे सोचिए। उसका जैसे ही उन्हें ये पता चला, वो कथा कर रहा था, कथा सुन रहे थे श्रद्धा के साथ बैठे हुए, और वो बढ़िया कथा कह रहा था। हाँ, वो हमने वीडियोस देखे हैं। हाँ। लेकिन जैसे ही ये पता चला कि ये यादव है, तुरंत वो लोग और महिलाएं आगे आ गईं। उसकी चोटी भी काटी गई, उसे अपमानित भी किया गया, पता नहीं क्या क्या, अब मैं कह नहीं सकता जो हुआ बेकार। तो फिर वो यादव हिंदू नहीं है, फिर वहाँ ब्राह्मण हिंदू। तो उनसे पूछो नहीं जो भेदभाव कर रहे हैं। अब जब कहते हैं कि 80%, तो 80% में तो यादव भी आता है ना। देखिए, पीछे रामचरितमानस पे काफी चर्चा हुई। उसकी कुछ चौपाइयों पे हमें आपत्ति है, जो महिलाओं को अपमानित करती हैं, शूद्रों को अपमानित करती हैं। वो मनुस्मृति से ही आई हैं। जो ढोल, पशु, शूद्र, कई हैं, नारी, लगभग 100 चौपाई, सब तारण के अधिकारी, ठीक है नहीं।
तो हमसे लोग कहने लगे तुम तो रामचरितमानस के विरोधी हो, तुम तो रामचरितमानस के विरोधी हो। अब हम रामचरितमानस के या किसी ग्रंथ के विरोधी नहीं हैं, लेकिन आपको ये सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए कि रामचरितमानस एक महाकाव्य है, वो कविता है और कविता की आलोचना होती है, उसकी अच्छाई भी बताई जाती है, खराबी भी बताई जाती है। और अगर आप उस पर ही आए कि ये धर्म ग्रंथ है, तो रामचरितमानस के बालकांड में खुद भगवान राम ये कहते हैं, तुलसीदास जी ने ये कहलवाया उनसे कि विप्र धैनु सुर संत हित लीन मनोज अवतार। विप्र धैनु सुर और संत, मैंने इनके लिए अवतार लिया है। तो हम तो इनमें से कोई भी नहीं है। ना तो हम विप्र हैं, विप्र माने ब्राह्मण, धैनु माने गाय, ना तो हम ब्राह्मण हैं, ना हम गाय हैं, ना हम सुर देवता, ना हम देवता हैं, और ना हम संत हैं। तो हमारे लिए तो अवतार भी नहीं लिया फिर, तो हम क्यों उसकी आरती उतारें? तो आप राम के अस्तित्व को नकारते हैं? नहीं, मैं इस विषय में नहीं जानना, इसका मुझे ज्ञान नहीं है। राम सेतु कही आपने या क्या कहा? मैंने कहा राम के अस्तित्व को नकारते हैं फिर आप? नहीं, राम के अस्तित्व पे मैंने कोई रिसर्च नहीं की, मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है। नहीं, आपकी एक शायद लाइन है कोई कि अगर मैं राम होता तो ये मेरी कविता है। मैं रामायण की 4 घटनाओं से असहमत हूँ, डंके की चोट पर असहमत हूँ। जैसे एक तो राम ने बाली का वध जो पेड़ की आड़ में छिपके किया, तो राम ऐसा नहीं। अगर राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं या वो ईश्वर के अवतार हैं, तो उन्हें आमने सामने लड़ना चाहिए था। किसी का छिपके किसी को मार देना वो अच्छा बात नहीं, युद्ध नीति के खिलाफ। ठीक है। एक उन्होंने शूर्पणखा की नाक काटी, किसी महिला की नाक, महिला पे किसी महिला का ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए। मतलब लक्ष्मण ने काटी राम के इशारे पे, उससे मैं असहमत हूँ। और फिर उन्होंने सीता को गर्भवती अवस्था में घर से निकाल दिया, वनवास दे दिया, वो भी गलत है। और एक उन्होंने शंभुक की गर्दन काटी क्योंकि वो शूद्र होकर कई लोगों ने कहा कि वाल्मीकि रामायण में इसका जिक्र नहीं है। वाल्मीकि रामायण, चारों घटना वाल्मीकि, सीता रामायण, सीता जी को घर से निकालना, गर्भवती अवस्था, चारों घटना तुलसी ने नहीं किया अपनी रामचरितमानस में इसका जिक्र, ये वाल्मीकि रामायण में है। तुलसी से छिपा गए। इस पे बहुत सारी जगहों पे बात होती है, सीता जी को गर्भवती अवस्था में छोड़ देना, इसको लेकर राम जी के ऊपर बहुत सारे सवाल। तो ये 4 जो देखिए, मैंने जो रामायण पढ़ी, देखिए अब एक बात और है, जब हम कहते हैं आपने कहा राम, तो कौन से राम? वाल्मीकि के राम, के तुलसी के राम, के कंबन के राम, के शंभू के राम, के पेरियार के राम, के कबीर के राम? क्योंकि सबने अलग अलग राम के सबके राम अलग अलग। हाँ, कबीर ने लिखा है दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। कबीर कहते हैं कि दशरथ के बेटे का तो सब नाम लेते हैं, लेकिन राम तो कोई और ही है। कंबन के राम अलग है, शंभू के राम अलग हैं। और मैंने ये सारी रामायण पढ़ी हैं, मैंने शंभू की पैमचर्यु भी पढ़ी। लेकिन आपके ऊपर लोग सवाल इसलिए उठाते हैं ना कि आप पैगंबर की तारीफ कर देते हैं, फिर तो आप राम के अस्तित्व को। इसमें गलत क्या है? अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है, मोहम्मद साहब जिस समय में पैदा हुए अरब में, वहाँ इतनी सामाजिक बुराइयाँ थीं, वहाँ लोग शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, ब्याज पर रुपया उठाते थे, बेटियों को पैदा होते ही उनकी हत्या कर देते थे, आपस में लड़ते थे जिससे औरतें विधवा हो जाती थी, उनसे वैश्यावृत्ति कराते थे, पत्थर पूजा करते थे, बहुदेववाद में विश्वास करते थे। मोहम्मद साहब अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने इन सभी बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाई और अपने जीवन में इन्हें ख़त्म कर दिया। अपने जीवन में उन्होंने इन बुराइयों को ख़त्म कर दिया। तो अगर हम उस व्यक्ति की प्रशंसा में 2 शब्द कहते हैं तो ये कोई अपराध है? तो आपको लेकर इसलिए सवाल उठते हैं कि आप राम के चरित्र पर या राम के ऊपर तो बहुत सारे रिसर्च करके सवाल उठा रहे हैं कि मैं राम होता या नहीं। अगर मोहम्मद साहब ने कहीं कोई गलती की, जैसे मैं इस्लाम की कई परंपराओं से सहमत नहीं हूँ, जैसे मैं पर्दा प्रथा के खिलाफ हूँ, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, मैं बुर्का का विरोधी हूँ। लेकिन बुर्का को लेकर तो खूब आंदोलन होता है, खूब आंदोलन होता है कि नहीं ये होना चाहिए। सवाल ये नहीं, मैं तो अपनी राय बता रहा हूँ। मैं गुर्जर समाज से आता हूँ, मेरे समाज में अभी भी औरतों से पर्दा कराया जाता है। मेरी बेटी डॉक्टर है, जिम्स में सर्विस करती है गेट नोएडा में, उसके साथ एक दूसरी लड़की, गुजरी लड़की जो बीटेक है, वो मेरी बेटी बताती है आके घर के, पापा वो हॉस्पिटल में आके तो वो ऐसे हमारे जैसे कपड़े पहन लेती है और जब जाती है तो फिर घूंघट करके जाती है। उनका पड़ोस में ही गाँव है, अस्पताल से लगभग 4 किलोमीटर दूर उनका गाँव है। तो हिंदू धर्म में हमने तो पहले इस बात को समझो आप, हमने इसे घूंघट प्रथा कहा, लेकिन मुस्लिम धर्म इसको अलग तरीके से जोड़ता है। वो कहता है कि नहीं, ये हमारा रिस्पेक्ट है, हमारा। एक बात समझिए, दुनिया के सभी समाज
और सभी धर्म, सभी जातियां महिलाओं के खिलाफ रहे हैं। उन्होंने महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं दिया। महिलाओं को आप मुस्लिम धर्म में मानते हैं ना कि ऐसा हो रहा है? हाँ? मुस्लिम धर्म में मानते अरे हैं? मैं तो कह रहा हूँ सब, हाँ, सब तो है ही। महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना के रखा गया। आप देखिए कि जो दुनिया का सबसे विकसित देश है और जो अपना आप लोकतांत्रिक होने का दम्भ भरता है, उस अमेरिका की राष्ट्रपति अभी तक कोई महिला नहीं बन पाई। तो ये विसंगति है कि नहीं है? बिल्कुल है। हमारे देश में तो महिला प्रधानमंत्री रही है, बांग्लादेश में भी रही है, पाकिस्तान में भी रही है, जो पिछड़े हुए देश कहे जाते हैं। अमेरिका की कोई राष्ट्रपति अभी तक महिला नहीं बन पाई। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मुस्लिम समाज में भी, जैसे मैंने कहा कि मैं बुर्का का विरोधी हूँ, मैं हलाला का विरोधी हूँ, मैं 3 तलाक जो एक बार कह दिया तलाक तलाक तलाक, मैं इसको विरोधी हूँ, मैं व्यक्तिगत तौर पे। तो हर समाज को अपने अंदर जो बुराइयां हैं उनको उनकी समीक्षा करनी चाहिए, उन्हें दूर करना चाहिए। लेकिन मोहम्मद साहब का जहाँ तक जिक्र है, समाजवादी पार्टी के नेता से अगर यही सेम सवाल पूछूं कि आप मतलब बुर्का को लेकर, 3 तलाक को लेकर क्या यही सोचते हैं, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो अपनी व्यक्तिगत ही तो राय बताऊंगा। मैं पार्टी फोरम पे भी बताऊंगा। अगर पार्टी मीटिंग में ही मुझसे सवाल पूछा जाएगा कि इसमें तुम्हारी क्या राय है, तो मैं अपनी राय रखूंगा। लेकिन पार्टी का जो फैसला होगा बाहर मैं उसे बोलूंगा, क्योंकि मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ। तो इसमें हमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हमें महिलाओं को बराबरी का दर्जा देना, और मैं समझता हूँ इसमें कोई बुरा नहीं मानेगा। इसमें कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति भी बुरा नहीं मानेगा। जो कट्टर लोग होते हैं हिंदुओं में भी और मुसलमानों में, वे इस तरह के इशू बनाते हैं केवल। वरना अब समझदार लोग सब बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं, बेटियों को आगे लाना चाहते हैं। मुसलमान भी, और मुसलमानों में बहुत बेटियां बहुत पढ़ रही हैं, आईएएस में आ रही हैं, आईपीएस में आ रही हैं, और इंजीनियर बन रही हैं, वैज्ञानिक बन रही हैं। लेकिन कई मुद्दों पे आके ना वो कट्टरवादी हो जाते हैं। वो जैसे हम भी हो जाते हैं। जो बुर्का के मामले पे मतलब ना सुनने को सर तैयार ही नहीं थे। खाली इससे काम नहीं चलेगा कि मुस्लिम हो जाते हैं, वो हिंदू भी हो जाते हैं कई जगह। हाँ, तो दोनों ही गलत है। कहा ना कि गुर्जर समाज में या राजस्थान के मैं बहुत इंटीरियर इलाकों में चुनाव के दौरान जब गई हूँ, महिलाएं बैठी हैं कहाँ पे, तो सभा में, मतलब किसी नेता को सुनने के लिए, लेकिन उनका घूंघट यहाँ है। हाँ। ये मैं अभी 2019 के चुनाव हम तो देखते हैं अपने घर में ये है। अब देखिए, हमने तो अपने परिवार में खत्म कर दिया। मेरी 3 बेटी हैं, तीनों बेटी उच्च शिक्षित हैं। बड़ी बेटी ने MBA किया, PhD की, कॉलेज में प्रोफेसर रही है, उसने रिजाइन कर दिया, बीमार हो गई थी बीच में। दूसरी बेटी डॉक्टर है, जिम्स में है। तीसरी बेटी मेरी एडवोकेट है। उससे एग्जाम होगा, क्लेट से एडमिशन हुआ उसका, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ से LLB करके आई है, 30,000 कोर्टों में बैठती है। तो मैंने तो अपनी बेटियों को, मैंने तो बचपन से ही ऐसी शिक्षा दी कि मैंने तो उन्हें इन चीज़ों से अलग रखा, और बेटों से भी अच्छी सुविधाएं उन्हें दी हर तरह की। तो हर किसी को करना चाहिए। इन जो सामाजिक हमारी बुराइयां हैं, समय के साथ बदलाव आना चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पे मैं बात करना बहुत ज़रूरी है। एक तो सबसे पहले आपकी बेबाकी, बेबाक आप इतने हैं, तो मुझे 2 प्रदेश याद आ रहा है। जब बिहार में RJD चुनाव हारती है तो 2 जो महिला प्रवक्ता हैं, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनको लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं, कंचना यादव और भारती को लेकर, प्रियंका भारती को लेकर। जब बंगाल में चुनाव पार्टी हारती है TMC, तो वहाँ भी 2 महिलाओं को लेकर, महुआ मोइत्रा और सैनी घोष को लेकर। खुदा ना खास्ता कहीं पार्टी का परफॉर्मेंस यहाँ गड़बड़ हुआ भाटी जी आपको भी लोग ट्रोल करेंगे कि आप पार्टी लाइन से अलग हट के बोलते थे, आपने समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाया। आप षड्यंत्र समझिए। हाँ, ये गहरा षड्यंत्र। अभी आप देखिए, महुआ मोइत्रा को फ्लाइट में ट्रोल किया लोगों ने, जय श्री राम के नारे लगाए। गहरा षड्यंत्र समझिए इसके पीछे। जो लोग मुखर होकर मजबूती के साथ अपना पक्ष रख रहे हैं, अपनी विचारधारा और अपनी बात रख रहे हैं, उनसे विरोधियों को ज़्यादा परेशानी है, तो उन्हीं पे हमला करते हैं। और ये कहना, अगर प्रियंका भारती या कंचना यादव से उनकी पार्टी को दिक्कत होती तो पार्टी हटा देती उन्हें। हाँ। या सैनी घोष से, महुआ मोइत्रा से परेशान। जिस दिन तो ये बिहार का चुनाव आया तो उस दिन सारे प्रियंका भारती के और कंचना यादव के सारे क्लिप्स काटे गए और कहा गया कि बहुत अच्छी प्रवक्ता हैं, ये इन लोगों ने देखो पार्टी को डुबा दिया। सैनी घोष ने एक गाना गाया था, दिल में काबा और ऐसे कुछ मदीना। कितनी अच्छी वक्ता है, कितनी शानदार बातें कहती हैं, शिक्षित हैं। हाँ, लेकिन अब उनके उस गाने को लेकर ट्रोल किया गया कि भाई आप मुस्लिमों को खुश करने के लिए गाना गा रहे थे। नाम आपने लिए हैं, इन चारों के बराबर बौद्धिक स्तर का एक भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। ये चारों शानदार व्यक्तित्व के धनी हैं। गौरव भाटिया, सुधांशु त्रिवेदी, ये सब, इनका कोई स्तर है कोई?
देखिए, सुधांशु त्रिवेदी सबसे प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं बीजेपी के, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे। लेकिन आप गौर से उनकी वो सुनेंगी डिबेट तो 50% झूठ बोलते हैं ईमानदारी से। आपने इसके पहले भी कहा है कि वो झूठ बोलते हैं। फर्जी बातें उठा लाएंगे पता नहीं कहाँ कहाँ से, और हमेशा कूप मंडूकता की बातें करते हैं, वैज्ञानिक सोच की बातें नहीं करते, तर्कशीलता की बातें नहीं करते। ये देश विज्ञान से और तर्कशीलता से आगे बढ़ेगा, अंधविश्वास और पाखंड से हम गड्ढे में जाएंगे। कभी और बात करेंगे। एसआईआर इन 2 प्रदेशों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा रहा, लेकिन विपक्षी पार्टियों के लिए, चाहे वो बिहार हो या फिर पश्चिम बंगाल हो, इस पे क्या आप लोगों में एकजुटता की कमी है? इसको आप पब्लिक के पास मुद्दा नहीं बना पा रहे? क्योंकि ऑफ रिकॉर्ड जब मेरी आपसे बात हो रही थी तो ये मुद्दा है, जो जितने, अगर तीनों राज्यों के, हम यूपी में भी एसआईआर हो चुका है, इन तीनों राज्यों में जितने वोट कटे हैं, वोटर्स के नाम कटे हैं, अगर हम वो आंकड़े उठा कर देखें और बहुत अच्छे से रिसर्च करने बैठे तो सारा गुणागढ़ समझ में आ जाएगा कि चुनाव पे इसका कैसे असर पड़ा है। लेकिन देखिए, एसआईआर में एक तो सबसे बड़ी अनियमितता तो ये है कि चुनाव के समय पे एसआईआर नहीं होना चाहिए। जब बिहार के चुनाव सिर पे थे तब तो बिहार में एसआईआर करा दिया, फिर बंगाल चुनाव आ गए तो बंगाल में करा दिया, बिहार के समय बंगाल में भी करा देते। हाँ, साथ साथ। ठीक है, दोनों में एसआईआर में धांधली हुई है। लेकिन यूपी के साथ प्लस पॉइंट ये है, हमारे लिए राहत की बात यह है कि हमारा चुनाव से पहले हो गया, हमारे पास पर्याप्त समय था और हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मजबूती के साथ अपने वोट रक्षा की। तो हम उत्तर प्रदेश लेकिन नाम यहाँ भी कटे हैं, आंकड़े यहाँ को लेकर आई थिंक सर कितना है, 32 लाख। उत्तर प्रदेश में एसआईआर का नुकसान हमें नहीं होगा, ये वो लोग डरे हैं। ये नुकसान जो थोड़ा बहुत होगा वो बीजेपी को होगा। और ऐसी इंटरनल खबरें आ भी रही थी कि वही लोग कॉन्शियस हैं कि क्योंकि शहरी वोटर्स के नाम कटे हैं, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता अहंकार में और घमंड में बैठे रहे। जो आपने वो सुनी है नहीं कहानी खरगोश और कछुए की, हाँ, तो हम तो कछुए की तरह लगे रहे लगातार और ये खरगोश की तरह आराम करने लगे। तो हम उनसे आगे निकल गए, हमने अपने वोट सारे बना लिए और जो वोट कटे ज्यादा बीजेपी के कटे हैं। एसआईआर का कोई प्रभाव यूपी में नहीं होने वाला। यूपी में हमें नुकसान नहीं होगा। हाँ, ठीक है। दूसरी बात, लेकिन क्या बंगाल बिहार में आप मान रहे हैं कि नुकसान हुआ है एसआईआर की वजह से? बहुत ज्यादा सीधे सीधे धांधली हुई है। देखिए, बंगाल में तो 27 लाख ऐसे वोटर को वोट नहीं डालने दिया जिनका नाम वोटर लिस्ट में है। अच्छा, एसआईआर से पहले आप लोग ईवीएम को भी दोष देते थे। ईवीएम से के तो हम खिलाफ हैं, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए। तो सर, अगर ये जब पॉइंट आता है ना आप लोगों का, तो बीजेपी या बीजेपी के समर्थक जो लोग हैं वो कहते हैं कि तो फिर आप पंजाब कैसे जीतते हैं, तो फिर आप झारखंड कैसे जीतते हैं, तो महाराष्ट्र कैसे जीतते हैं? नहीं, सवाल वो नहीं। या फिर आपकी लोकसभा में 37 सीटें कैसे आ जाती है 2024 में? सवाल ये नहीं, उसी ईवीएम से 37 सीटें आती है। किसी कॉलोनी में चोर आ रहे हैं, 5 घरों में चोरी होगी, तो कोतवाल ये तर्क नहीं दे सकता कि और भी तो 500 घर हैं जिनमें चोरी नहीं हुई, तुम्हारे 5 घरों में क्यों हुई है। ये कोई तर्क नहीं है। सवाल ये है कि ईवीएम के खिलाफ पहली आवाज भारतीय जनता पार्टी ने उठाई थी। इनके एक जीवीएल नरसिम्हा करके जो राज्यसभा सदस्य भी बने, प्रवक्ता भी थे, उन्होंने किताब लिखी और उस किताब की भूमिका आडवाणी जी ने लिखी। ईवीएम के खिलाफ बाकायदा किताब लिखी, बाकायदा इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रदर्शन किए। ठीक है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, पीछे जो उसने अमेरिका ने एक अंतरिक्ष यान भेजा था, उस पर वो भेजा था रोवर मंगल ग्रह पे, और उसमें कुछ खराबी आ गई थी, आपको खबर याद होगी, 1-1.5 साल पुरानी बात। तो यहीं से बैठ के वैज्ञानिकों ने उस रोवर की खराबी दूर कर दी। 5 करोड़ किलोमीटर दूर है, 55 करोड़ सॉरी 5.5 करोड़ किलोमीटर दूर है धरती से मंगल ग्रह। अगर 5.5 करोड़ किलोमीटर दूर की गलती ठीक की जा सकती है तो क्या ईवीएम हैक नहीं की जा सकती? हमारे व्यूअर्स समझ जाएंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं इन दोनों घटनाओं को आपस में दिखा के। आखिरी सवाल कि आप लोगों को अब अपनी स्ट्रैटेजी में क्या क्या बदलाव करने की ज़रूरत है जिससे कि आप यूपी जीत पाएंगे? देखिए, एक तो हम विचार के तौर पे, विचारधारा के तौर पे भारतीय जनता पार्टी के जाल में ना फंस के हम अपने घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। हम युवाओं के रोजगार के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे। अगर उन्होंने 80-20 कर दिया तो क्या करेंगे? आपके ऊपर बहुत आरोप लगते रहा कि आप अतीक अहमद को जिंदा रखते हैं। अब मैं समझता हूँ कि ये इतने बदनाम हो चुके हैं इस मामले में कि जितना प्रयास करेंगे इन्हें उल्टा नुकसान होगा। लोग ऊब चुके हैं अब इससे। ये जो धर्म और जाति की राजनीति, यूपी के लोग ऊब चुके हैं, पूरे देश के ऊब चुके हैं। ओके, ठीक है नहीं, नंबर 1 बात। दूसरे, हम हर तरह की धांधली का मुकाबला करने के लिए बूथ स्तर पर मजबूती के साथ खड़े होंगे, इनकी कोई धांधली चलने नहीं देंगे।
और जो संवैधानिक उपाय हैं उनको हम प्रयोग करेंगे, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, चाहे कहीं जिस तरह भी। हम बहुत मजबूती के साथ और बहुत जागरूकता के साथ उत्तर प्रदेश को चुनाव सर, लड़ेंगे। लेकिन आप जितने सारे पॉइंट्स गिना रहे हैं, उन सारी जगहों पे ममता बनर्जी जाकर भी फेल हो गई। इसलिए मुझे आपसे अलग से स्ट्रैटेजी पूछने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट गई, ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी, ममता बनर्जी दिल्ली की सड़कों पर उतरी, वो नरेंद्र मोदी को लेकर या गृह मंत्री अमित शाह को लेकर सबसे ज्यादा आप अग्रेसिव एक आंकड़ा समझिए। हाँ, पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच में 32 लाख वोट का अंतर रहा है, लगभग 1500 आगे पीछे 32 लाख वोट का अंतर रहा है। 32 लाख वोट बीजेपी को फालतू मिले हैं, जिनसे उनकी सरकार बनी है। 27 लाख वोटर को तो वोट नहीं डालने दिया, डाउटफुल वोटर कह के। हाँ, और 5 लाख वोट फाइनल वोटर लिस्ट के बाद जोड़ दिए गए गलत तरीके से। 32, 27 और 5 32। तो ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। तो ये प्रयोग यूपी में नहीं हो पाएगा, क्योंकि एसआईआर हो चुकी है यूपी में। ना तो अब ये किसी को, इन्होंने फार्म 7 भर भर के हमारे वोट कटवाने की कोशिश करी, लेकिन हमारे कार्यकर्ता इतने जागरूक थे कि हर जगह खड़े हो गए, इनका फर्जीवाड़ा पकड़ लिया, वोट कटने नहीं दिए। अब ना तो ये कोई नया वोट जोड़ पाएंगे, ना ये कोई किसी को डाउटफुल वोटर कह पाएंगे। तो एसआईआर की धांधली नहीं चलेगी, नंबर 1। और कार्यकर्ता जब बूथ लेवल पे मजबूत रहेगा, तो जो ये पुलिस प्रशासन का थोड़ा बहुत दुरुपयोग करते हैं, गठबंधन में वही पुराना प्रयोग होगा या कुछ नए ज्यादा संभावना यही है कि पुराना गठबंधन ही चुनाव लड़ेगा। पुराना गठबंधन ही। ब्रजभूषण सिंह के स्वर बदले हुए लग रहे हैं, कहा जा रहा है ब्रजभूषण सिंह के। नहीं, वो तो व्यक्तिगत, वो समाजवादी पार्टी में आ सकते हैं। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, ना मैं उस कुछ सार्वजनिक तौर पे ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं जिससे लोग कयास लगा रहे हैं, कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं। व्यक्तिगत अदला बदली तो अभी बहुत होंगी, जब चुनाव नजदीक आते हैं हर बार ही अदला बदली होती है। उनके साथ कंफर्टेबल है समाजवादी पार्टी? व्यक्तिगत जानकारी में है सर, उनके साथ समाजवादी पार्टी कंफर्टेबल है? क्योंकि नहीं, मैं देखिए रीमा जी, बड़ी ईमानदारी से आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं, लेकिन उस लेवल के निर्णय में हमारी भूमिका नहीं होती है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी फैसला लेंगे, तो उसमें अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि क्या ये सही फैसला होगा अगर वो आते हैं? मुझे टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, मैं अनाधिकार से। आप बच रहे हैं, आप अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल बच रहा हूँ, क्योंकि इस बारे में मुझे अधिकार नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे व्यक्तिगत जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर के लगभग 100 नेता आपके पास 100 समाजवादी पार्टी में आने को तैयार बैठे हैं, जो ये कह रहे हैं कि 6 महीने पहले ज्वाइन करेंगे। अभी से कर ली तो ये हमारे पीछे ईडी सीबीआई लगा देंगे। कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर जो योगी आदित्यनाथ और अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री, इनका जो इंटरनल मामला है जिसको हम कॉन्फ्लिक्ट कह रहे हैं, अगर वो बरकरार रहा तो नुकसान हो सकता है बीजेपी को, और आप लोग को इसका फायदा मिल जाएगा। उनके अंदरूनी मामले में हमको अच्छा, आप मानते हैं कि इधर कॉन्फ्लिक्ट है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में 3 गुट बने हुए हैं, हर जिले में 3 गुट बने हुए हैं और आपस में लड़ रहे हैं। खाली सिर्फ फुटबॉल हो रही है यूपी में, हर जिले में, हर विधानसभा में 3 गुट हैं, और उन 3 गुटों में सड़कों पे सिर्फ फुटबॉल हो रही है। दोनों जो डेप्यूटी सीएम हैं, वो सीएम योगी, एक बात समझिए, जब बीजेपी सीएम योगी को रिपोर्ट करते भी हैं या नहीं करते हैं, या सीधे दिल्ली रिपोर्ट करते हैं? ऐसी खबर है कि उनकी आपस में बोलचाल भी नहीं, इसलिए मैंने रिपोर्ट करने वाली बात पूछी कि तीनों के आपस में बातचीत नहीं है। आप एक अंदाजा लगाइए, भारतीय जनता पार्टी का विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहता है कि योगी जी 10,000 गाय रोजाना कटवा रहे हैं यूपी में। तो कितना वो अपने बल पे तो कह नहीं रहा, उसे केंद्र का वरदान। बीजेपी क्या फंसी हुई है क्या यूपी में कि योगी आदित्यनाथ को हम हटा नहीं सकते? योगी आदित्यनाथ मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, दोनों डेप्यूटी सीएम उनसे संपर्क में नहीं है, आप कह रहे हैं कि बातचीत ही नहीं करे आपस में। दिल्ली वालों में, यूपी वालों में बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो ये तो पिछले चुनाव में भी था, 22 में भी। 22 में इतना नहीं था, 22 के बाद बढ़ा है। 22 के बाद जब से यूपी वालों ने खुद को, और वो जो फोटो सेशन होता है कि मोदी जी आएंगे और योगी जी का हाथ उठा के ऐसे करेंगे, उससे कुछ सेशन में भी पीछे तो आपने फोटो अगर देखी हो गौर से, तो पिछले बार ये प्रयोग हुआ था, इसीलिए मुझे वो याद आ रहा है। नमस्ते कर रहे थे और दोनों एक दूसरे की तरफ देख नहीं रहे थे, दूसरी दिशा में देख के नमस्ते कर रहे थे। मैं इसीलिए पूछ रही थी कि वो फोटो सेशन करने से कुछ डैमेज कंट्रोल हो सकता है क्या? दिखावा होता है, उससे और बढ़ता है। और वो जो 2022 में बहुत सारे विधायक आके बोल रहे थे कि हमारे जिले में कोई काम नहीं होता, मंत्री एकदम हाथ खड़े किए हुए थे कि हमसे तो कुछ नहीं होता है, तो वो क्या और बढ़ चुका है? बहुत ज्यादा विरोध तो बहुत ज्यादा है, जनता बहुत ज़्यादा निराश है, बहुत ज़्यादा दुखी है,
और इस बार भारतीय जनता पार्टी की बहुत ख़राब स्थिति होने जा रही है 27 के चुनाव में। मतलब ये आप लोग के बहुत लिए प्लस पॉइंट है, इसलिए मैं इस पॉइंट पे बोल रही नहीं, थी हम कि तो अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे, अपने मुद्दों के आधार पे। योगी जी को लेकर बहुत अखिलेश यादव अग्रेसिव होते हैं और वो मजे लेने का जो अंदाज है, कई सारे तो ऐसे शब्द है कि मैं पत्रकार होने के नाते बोल भी नहीं सकती, क्योंकि हाँ वो सीएम है, जो भी हो एक प्रदेश के सीएम है। तो ये उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जानबूझ के पिंच करते हैं, वो क्या है वो जो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नहीं, बोलते हैं? योगी जी असल में योगी जी एक भारत के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और एक मठ के महंत हैं। वो इन दोनों बातों को भूल जाते हैं। उनकी भाषा इतने निम्न स्तर की हो जाती है और उनके जो वाक्य होते हैं वो इतने घटिया स्तर के होते हैं। सदन के अंदर झूठ बोल देते हैं और धमकी वाली भाषा बोल वो देते तो हैं। कहते हैं हम शंकराचार्य को नहीं मानते, आप प्रूफ कीजिए, आप साबित कीजिए कि वो ANI के रिपोर्टर से जो उन्होंने कहा था कैमरामैन से, वो उस पूरे देश ने सुना। तो ये किसी योगी को और किसी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता, इसलिए अखिलेश जी उन पर चुटकी लेते रहते हैं। ठीक है, बहुत Thank शुक्रिया you. हमें समय चलो, देने के लिए, चलो, बहुत ठीक, शुक्रिया।